हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूं। जैसा कि कल हमने लाइव किया था वाइट बोर्ड पर, तो थोड़ा व्यवस्था गड़बड़ थी। तो क्योंकि हालांकि मैंने टाइपिंग तो पहले ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें रह गई थी जो टाइप नहीं थी, इसीलिए मैंने सुबह कल लाइव क्लास की थी। ओके, लेकिन लाइव में वाइट बोर्ड पर शायद आप लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो आप लोगों ने ज़्यादा देर तक क्लास को नहीं देखा। तो मैंने सोचा चलो टाइपिंग के लिए थोड़ा समय मिल गया तो मैंने कर ली है टाइपिंग, और आपको पूरा जो है आपको बिल्कुल बढ़िया से आपको पूरा नोट्स मिलेगा इसका। होम मैनेजमेंट जो ये आज आपको सारी चीज़ें इसमें जो बेसिक, जिसमें से कम 5 प्रश्न तक लगभग एग्जाम में देखे जाते हैं, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको, आप देख पा रहे हो, बिल्कुल डायग्राम की सहायता से जैसे भी हो चुक सकेगा मैं पूरा इसका पूरा आपको मेन जो बेसिक है यहाँ पर, कम से कम इसमें 3 लेसन आपके कवर हो जाएंगे। बस पेशेंस रखना पड़ेगा भैया, पढ़ने के लिए पेशेंस रखना जरूरी है। आप चाहो कि 2 मिनट में पूरी क्लास हो जाए तो इतनी बड़ी क्लास नहीं हो पाएगी। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे भाई, हमें भी थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट करिए, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे जो भी नए व्यूअर हमारे आते हैं, ठीक है। स्टार्ट होती है क्लास हमारी। आज विषय है गृह प्रबंधन, होम मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो कल बेसिकली हमने आपको बताया था जो गृह प्रबंध शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने ने किया था? मारिया पालोआ जी ने किया था। कब किया था? सन 1880 में किया था। इनकी पुस्तक थी, उसका नाम था द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड कुकरी। तो इसी पुस्तक में द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड कुकरी में मारिया पालोआ ने सर्वप्रथम जो था गृह प्रबंधन शब्द का प्रयोग 1880 के समय में किया था। क्या है भाई, आपसे अगर बात की जाए कि गृह प्रबंधन क्या है, कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो हम कहेंगे कितने? 2 शब्दों से मिलकर बना है गृह प्रबंधन। कितने? 2 शब्दों से, जिसमें एक हो जाता है गृह, दूसरा हो जाता है प्रबंध। तो गृह जो होम है, इसमें घर मकान जो भी हम जहाँ रह रहे हैं, जो हमारा आश्रय स्थल है, वो आ जाता है, ठीक है। और प्रबंध क्या है? प्रबंध एक विचार पूर्वक की गई व्यवस्था है, ठीक है ना। अगर हम नॉर्मल बात करें तो अगर हम जो बेसिकली चीज़ें होती हैं उसमें अगर हम बात करें तो जो प्रबंध का जो अभिप्राय होता है वो क्या है? विचार पूर्वक की गई एक ऐसी व्यवस्था, ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था जिनके द्वारा हम किसी भी परिस्थिति में जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध है, भाई कोई भी काम करने के लिए साधन होते हैं ना, तो चाहे परिस्थिति कोई भी है तो उसमें हमें क्या करना है? सही निर्णय लेकर जो भी साधन है, ठीक है ना, उनको सम्मिलित करते हुए हमें अपनी अधिक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति करना, ठीक है, अधिक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति करना यहाँ पर जरूरी होता है। गृह प्रबंध में मतलब यही होता है, ठीक है ना। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएं पूरी हो जाएं, कम से कम हमारा धन खर्च हो, कम से कम हमारी शक्ति लगे, कम से कम हमारा समय बर्बाद हो, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। जो साधन है उसी में हमारी पूरी प्लानिंग हो जाए, यही आपका गृह प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। तो क्या आपको ये समझ में आया क्या है ये? विचार पूर्वक की गई व्यवस्था है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई भी प्रबंध करते हैं ना, तो हमेशा कोई ना कोई हमारे ऊपर दबाव जरूर होता है। हम प्रबंध तभी करते हैं चाहे हमारी कोई भी आवश्यकता है। हम अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक दबाव है, किस चीज़ के लिए? कि हमें जॉब चाहिए, हमें टीचर बनना है, ठीक है ना। तो ये इसमें दबाव एक जरूरी होता है, तभी हम किसी चीज़ को संगठित कर सकते हैं, ठीक है ना। संगठित करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं गृह प्रबंध की विशेषताओं की बात करते हैं, ठीक है। जो गृह प्रबंध की विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें सबसे पहली बात क्या होती है? गृह व्यवस्था क्या है? एक अदृश्य मानसिक प्रक्रिया है। अदृश्य प्रक्रिया तो है ही है, साथ ही साथ जॉनसन ने भी ये बात बोली है। देखो, 2 लोगों का नाम मिलेगा, एक तो जॉनसन महोदय, गुड जॉनसन भी कहते हैं इनको, और एक ग्रॉस एवं केंटल। इन दोनों लोगों ने ही इसको क्या कहा है? मानसिक प्रक्रिया कहा है। और ग्रॉस एवं केंटल ने मानसिक प्रक्रिया भी कहा है। मानसिक प्रक्रिया के साथ साथ इन्होंने क्रियाशील यंत्र भी कहा है, ठीक है, क्रियाशील यंत्र भी कहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, गृह व्यवस्था के लिए, ठीक। तो ये पूछा जाए कि मानसिक प्रक्रिया, विशेष तौर पर अगर आपसे पूछा जाए गृह प्रबंध किसने कहा है, तो आप या तो गुड जॉनसन का आंसर मिलेगा या फिर ग्रॉस केंटल आपको ऑप्शन में मिलेंगे। एक विशिष्ट प्रक्रिया है भाई, किसी भी चीज को हम पूर्ति करने के लिए ही प्रबंध करते हैं, तो एक विशिष्ट प्रक्रिया है। एक अदृश्य कौशल है, हर कोई प्रबंध करते हुए चल रहा है, पर क्या वो प्रबंध आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, वो अदृश्य कौशल है, ठीक है, दिखता नहीं है पर मानसिक है, मन में है, हमारे मस्तिष्क मंथन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? सामूहिक प्रयास करते हैं। सामूहिक प्रयास
में जैसे कि हमारा संगठन, अगर हम घर में हैं, फैमिली में हैं, तो कहीं ना कहीं हम पूरे घर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही प्रबंध करते हैं और सब मिलकर करते हैं, तभी प्रबंध सफल होता है। तो इसको हम सामूहिक प्रयास कहते हैं। जैसे बहुत सारे घर परिवार आपने देखा होगा, सब कुछ सही है, पर एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरे घर की अच्छी भली व्यवस्था को खराब किए रहते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पर हम वहाँ कह सकते हैं यहाँ पर सामूहिक प्रयास की कमी है, ठीक है ना, क्योंकि एक व्यक्ति हमेशा आपकी व्यवस्था को चौपट कर रहा है। जैसे कई कमाने वाले हो लेकिन एक पी के उड़ाने वाला हो, ठीक है ना, ऐसे समझ सकते हो। और क्या है, सार्वभौमिक प्रयास है, एक पेशा है, हर घर में होता है, सभी लोग करते हैं, तो एक तरीके का ये पेशा है, ठीक है। और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। भाई पूर्व से निर्धारित, हमारा निर्धारित लक्ष्य है कि हमें टीजीटी पीजीटी में टीचर बनना है, और हम उसी के लिए कोचिंग कर रहे हैं, उसी के लिए नोट्स बना रहे हैं, उसी के लिए हम 4 बजे उठ रहे हैं, उसी के लिए हम बहुत सारी चीज़ों से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो लक्ष्य पूर्व निर्धारित है आप का, और उसी को प्राप्त करने के लिए हम प्रबंध व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है ना। कला और विज्ञान है, बिल्कुल कला और विज्ञान की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्रबंध विज्ञान क्यों है, तो हम कोई भी मैनेजमेंट करते हैं तो कोई ना कोई ज्ञान का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ज्ञान के आधार पर करते हैं। ओके, जैसे क्या है, आपने कोचिंग भी अगर कहीं से ली, कहीं किसी का क्रैश कोर्स भी लिया, तो पहले ज्ञान प्राप्त किया, वहाँ से नहीं किया, मतलब ज्ञान तो पहले प्राप्त करते हो कि नहीं करते हो, कम से कुछ नहीं तो कम से कम उनके जो डेमो क्लास आते हैं आपने वही देखे होंगे। जैसे अभी टारगेट विद्यालयों ने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्लासेस दिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया बहुत समय से उनके चैनल पर होम साइंस की क्लास नहीं चल रही थी, पर इस समय उन्होंने दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो दिखा रहे थे आपको कि देखो हमारे पास अच्छा कंटेंट है और आप हमारा कोर्स ले लो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने उनका ज्ञान देखा, उनके ज्ञान को प्राप्त किया, और उसके बाद आपके मन में आया कि हाँ सही है कोर्स, लाओ डिसीजन, मतलब सॉरी कोर्स को परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं जो विज्ञान है, विज्ञान क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम ज्ञान के आधार पर चीज़ें देखते हैं, तथ्य होता है हर चीज़ का, कोई ना कोई तर्क या तथ्य होता है, ऐसे ही कोई चीज़ नहीं मान लेते हैं। भाई अगर हम सब कुछ, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि एनसीईआरटी से प्रश्न बनते हैं, तो वो क्या है, विज्ञान, मतलब ये तथ्य है कि हाँ सत्य है, यहाँ से बनता ही बनता है प्रश्न, ठीक है ना। और परिभाषाओं को देखते हैं, ठीक है, परिभाषाओं के आधार पर मान लो जैसे कि बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि कैसे काम को आप सरल तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पर बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, तो हम उनका भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। माप का प्रयोग करते हैं, भाई कोई भी चीज़, जैसे हम न्यूट्रिशन, हमें सिखाया जाता है होम साइंस में कि खाना जो है हमें खाना है तो वो अपनी आयु के अनुसार खाना है, अपनी समस्या, अपनी अवस्था के अनुसार खाना है, कि हम किशोर अवस्था में हैं, बाल्यावस्था में हैं, हम गर्भावस्था में हैं, वृद्धावस्था में, तो क्या है, हर चीज़ का हम मेजरमेंट सीख रहे हैं ना, तो यही तो विज्ञान है। ओके, तो माप तौल के आधार पर हम चीज़ें यहाँ पर करते हैं, इसीलिए गृह विज्ञान क्या है, मतलब गृह प्रबंध क्या है, विज्ञान है, ठीक है। कला में जैसे कि हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी कुछ कल्पनाएं हो सकती हैं, हमारे कुछ विचार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो भी रचनाएं हैं हमसे संबंधित, जो भी हम कुछ यूनिक काम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी है कोई हमारी, तो वो किस में आ जाएगी, हो कला में आ जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब कुछ भी इस टाइप के शब्द मिले जो आंतरिक खूबी से संबंधित हो उसे आप कला कहोगे, जो किसी तर्क पर बेस्ड हो उसे आप विज्ञान कहोगे, होम मैनेजमेंट में या गृह विज्ञान में, ठीक है। और सतत प्रक्रिया है, एक आपका लक्ष्य पूरा होता है, दूसरा लक्ष्य तैयार होता है, और उस लक्ष्य को आपके लिए, आप प्राप्त करने के लिए प्रबंध भी करते हो, तो हमेशा सतत चलता है। जैसे बहुत से लोगों ने अभी क्या किया होगा कि भाई नेट करके कौन सी नौकरी मिल जाती है, ठीक है, नेट करके तुरंत गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं जाती है, उसके बाद भी हमें असिस्टेंट प्रोफेसर तो देना ही पड़ता है ना, तो क्यों ना अभी टीजीटी पीजीटी पर फोकस कर लिया जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच के चले होंगे, क्यों, क्योंकि अभी तो उन्होंने टीजीटी पीजीटी पता है उन्हें, इसके बाद तुरंत जॉब मिलती है। जैसे इनका टीजीटी पीजीटी क्लियर होगा, ये क्या करेंगे, नेट की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो क्या है, एक लक्ष्य आपका पूरा हुआ, दूसरा तैयार है। जब नेट क्लियर हो जाएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी शुरू हो जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे आप, तो आगे और पीएचडी करना, ये करना, वो करना, दुनिया भर का आप आगे करते रहोगे। तो एक सतत प्रक्रिया, और हर क्षेत्र में हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। ओके, बस वाइट बोर्ड पे मुझे पढ़ाना थोड़ा इसीलिए सही नहीं लग रहा था। बस मेरे पास एक तो समस्या ये आ रही थी, मैं टाइपिंग का समय नहीं निकाल पा रही थी, ठीक है। दूसरी बात, इतना ज़्यादा डायग्राम वगैरह वाइट बोर्ड पर नहीं बना सकते, तो ये फ़ायदा है इस पर, बस इसीलिए मैंने सोचा एक रिकॉर्डेड क्लास दे देते हैं। जिसको लाइव पढ़ना है वो लाइव भी होगी, मेरी कोशिश रहेगी, और जिसको ये ऐसी क्लास देखनी है वो ये वाली क्लास देख सकता है, ठीक है। तो गृह व्यवस्था क्या है, आप सभी जानते हो, एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, मेंटल प्रोसेस है, ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, चीज़ों पर नियंत्रित करते हैं, और नियंत्रण
करते कब है, जब हमने कोई प्लानिंग की हुई होती है। भाई हमारे कुछ ना कुछ प्लान होते हैं तभी तो हमें नियंत्रण करते हैं। और जब हम समय समय पर हमारा जो प्लान है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो हमारी गृह व्यवस्था के ये 3 मुख्य चरण माने जाते हैं। गृह व्यवस्था में कम से कम 3 चरण और ज़्यादा से ज़्यादा 5 चरण माने जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने आपके 5 चरण माने हुए हैं। ठीक है, जिसकी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए, अभी चीज़ें आपको यहाँ पर और भी मिलेंगी। ओके, तो अभी हम इस प्रोसेस को समझ लेते हैं थोड़ा, फिर हम आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़ाएंगे कि चरण क्या होते हैं। ओके, तो हमने क्या कहा, जो मानसिक प्रोसेस है ये गृह व्यवस्था, उसमें क्या करते हैं, हम नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, इसके लिए कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन चीज़ों को नियंत्रित हम कब करते हैं, जब हम अपनी योजना बना लेते हैं, जब हम कोई प्लान कर लेते हैं, तब हम नियंत्रित करते हैं। और हमारी योजना सफल है, हो रही है, नहीं हो रही है, तो बीच बीच में जो मूल्यांकन करते चलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मतलब मूल्यांकन करना। तो ये गृह व्यवस्था के 3 आपके चरण हो जाते हैं। अब जब हमने कोई मतलब कोई प्रोसेस तैयार किया, मतलब माइंड मैप तैयार किया, मन में हमारे क्या है, हमें टीजीटी पीजीटी का एग्जाम क्लियर करना है समझने के लिए, तो हमें कुछ साधन चाहिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नियंत्रण के द्वारा, जो भी मानसिक प्रक्रिया में नियंत्रण के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके, पारिवारिक साधन कौन से हो सकते हैं, एक तो आपके कौन से होते हैं, मानवीय होते हैं। ठीक है, मानवीय साधन होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, अमानवीय होते हैं। ठीक है, अमानवीय साधन होते हैं। ओके, अब मानवीय और अमानवीय 2 साधन आपके पास हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, हालांकि इसमें चीज़ें मिक्स हैं। जैसे कि शक्ति है, ये आपका मानवीय साधन है। ठीक है, शक्ति क्या है, आपकी मानवीय साधन है। ज्ञान क्या है, आपकी मानवीय साधन है। कौशल क्या है, आपकी मानवीय साधन है। योग्यता आपकी मानवीय साधन है। ठीक है, अभिरुचि आपकी ये मानवीय साधन है, इंटरेस्ट। ओके, तो ये सब क्या है, ये आपने मानवीय साधनों का प्रयोग किया। और यहीं पर अब बात कर लेते हैं हम अमानवीय साधन की। जैसे कि भौतिक वस्तुएं क्या है, अमानवीय साधन है। समय को निकेल एवं टॉल्स्टॉय ने अमानवीय माना है, लेकिन ग्रॉस एवं कैंडल ने मानवीय माना है। ठीक है, तो समय को आप दोनों में रखते हो, मानवीय में भी अमानवीय में भी। धन क्या है, आपका अमानवीय साधन है। ओके, तो हम ये सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए क्या कर रहे हैं, हम पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर रहे हैं। ठीक है, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पारिवारिक लक्ष्य में प्राप्त होंगे, तो आपको एक अच्छा सा फील आएगा, जिसे हम संतुष्टि कहते हैं। जैसे कि आप जब टीजीटी पीजीटी में टीचर बन जाओगे, तो आपको एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होगा, एक संतुष्टि। एथलीट ये हो जाएगा कि अगर आपको कोई समस्या है, तो आप ये कहोगे चलो मेरा अब कम से कम एक टारगेट पूरा हो गया, आगे अगर कुछ नहीं भी कर पाती हूँ तो कोई बात नहीं, एक तो मतलब एक लक्ष्य तो मुझे मेरा मिल गया, भले ही आगे हम असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो एक संतुष्टि होगी। और या फिर आप बन जाते हो तो आप कहोगे चलो कम से कम एक टारगेट पूरा हुआ, अब मैं दूसरे पर फोकस अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या हुआ, यहाँ पर संतुष्टि प्राप्त हुई। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं आप घर में करते हो। भाई घर में क्या है, आपने अपने पूरे घर की व्यवस्था के लिए यही सारी चीज़ें की हैं कि भाई हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाए, बच्चों की शादी अच्छे से हो जाए। तो इन सब के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना पड़ता है, आपको बजट बनाना होता है, समय समय पर मूल्यांकन करना होता है कि बैंक बैलेंस बढ़िया हो रहा है, आगे से आगे बच्चे की शादी धूमधाम से हो पाएगी नहीं हो पाएगी, शिक्षा उनकी सही से उन्हें मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या मानवीय साधन, मतलब हमारी क्षमता इतनी है कि हम अपने बच्चों की अच्छे से सारी चीज़ें खुशी खुशी मतलब बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं अच्छे से इनकम का, जो भी मतलब हम इतना कमा सकते हैं कि अपने बच्चों की जो मुख्य डिज़ायर है, इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनको पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आप घरेलू तौर पर ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, कि हमारी क्षमता इतनी है या नहीं है, हमारे पास ये स्किल है नहीं है, नहीं तो हम लोगों से राय मशवरा करते हैं, अपनी फैमिली के बुजुर्ग होते हैं, मुखिया होते हैं, या हमारे कोई दोस्त होते हैं, हम उनसे डिस्कस करते हैं कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा है, हम ऐसे यहाँ पर क्या डिसीजन लें, इनकम कम है, ये है वो है। तो बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे करके घर में समझते हो ना। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों से योग्यता नहीं है तो प्राप्त कर रहे हो, लेकिन है तो किसी की मानवीय योग्यता। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ जो अभी हम समझा रहे हैं, वही चीज़ आप घर पर लागू कर सकते हो। लेकिन इस समय टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, लेकिन यही चीज़ आप घर पर भी लगा सकते हो कि आपको सब चीज़ें अच्छे से हो जाती है, तो आपको क्या है, संतुष्टि प्राप्त होगी। सारे भाई आप बुढ़ापे में खुशी खुशी कहोगे हे प्रभु अब मैं बिल्कुल तृप्त हूँ इस संसार से, मैंने अपनी सारी इच्छाएं पूर्ति कर ली हैं, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपकी यही इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो आपने इरिक्शन की थ्योरी पढ़ी है ना, कि बाद में उसे क्या होता है, इसी चीज़ को सोचता रहता है बुढ़ापे में वो व्यक्ति कि भाई हम कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, और उसी उसमें वो दुनिया से चला जाता है। ठीक है, तो ये टेंशन रहती है। तो ये तो मैंने ऐसे ही समझा दिया, लेकिन आप जो मैंने पहला वाला कॉन्सेप्ट बताया वो ज़्यादा अच्छा है, वो ध्यान में रख के आप मैनेजमेंट पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं ग्रॉस एवं कैंडल ने क्या कहा है। यहाँ पर थी नहीं, ग्रॉस एवं कैंडल ने भी क्रय व्यवस्था को क्रियाशील यंत्र माना है। ठीक है, क्या माना है? क्रियाशील यंत्र माना है। इन्होंने यह भी बताया कि व्यवस्था को समझने के लिए हमें 3 उद्देश्यों की आवश्यकता होती है। कितने? 3 उद्देश्यों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? एक तो शोध के निर्देशन के रूप में, ठीक है। दूसरा, उत्पन्न ज्ञान को विशिष्ट बनाने हेतु जैसे कि धारणात्मक ढांचे के रूप में। ओके। तीसरा, प्रशासनात्मक व्यवहार हेतु उपयोगी निर्देशन हेतु। तो इनको ऐसे ही याद कर लीजिए, ये पूछा जाता है, ये पूछा गया है आपके। ठीक है कि ग्रॉस एवं कैंडल ने जो 3 उद्देश्य बताए हैं उनमें निम्न में से कौन सा शामिल है, इस तरीके से प्रश्न ये पूछा गया है। ठीक है, तो शोध के निर्देशन के रूप में मतलब जो हम प्रबंध करते हैं वो हमें कहाँ आवश्यक है? जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं, इनके हिसाब से कोई भी शोध करने जाते हैं तो वो हमें निर्देशित करती है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? गृह व्यवस्था में हम आयोजन भी कर रहे हैं, प्लान भी कर रहे हैं। ठीक है ना, कहते हैं ना विभिन्न मतलब बहुत सारी समस्या, मतलब जो आपकी समस्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? समस्या को परिभाषित करते हैं। समस्या क्या है इसको देखते हैं, फिर हमारे पास विकल्प क्या है, हम उस विकल्प को देखते हैं, फिर हम उनमें से बेस्ट विकल्प को चुनते हैं। ठीक है, तो क्या ये चीज़ आप शोध में पढ़ते हो? नहीं, रिसर्च में पढ़ते हो। यही चीज़ आपके प्रबंध में लागू होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो भी है समस्या का चुनाव करते हैं, फिर हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो क्या कर रही है? ये शोध को निर्देशित कर रही है कि आपको कैसे कैसे काम करना है। पहले आपने समस्या चुनी, फिर उसमें समस्याओं के लिए आपने विकल्प देखे कि कैसे हमारी समस्या हल हो सकती है, फिर उनमें से आपने बेस्ट विकल्प को चुना। तो क्या ये आपके शोध को क्या कर रही है? निर्देशित कर रही है। ठीक है, और उत्पन्न ज्ञान को विशिष्ट बनाने हैं तो धारणात्मक ढांचे के रूप में यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो भी आपने शोध से ज्ञान प्राप्त किया उसको विशिष्ट बनाने के लिए एक ये ढांचा प्रदान करती है। ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, हमने तो एमएड किया, उसमें रिसर्च किया था, और एमए किया था तो उसमें भी रिसर्च का काम किया था। तो उसमें क्या था, मतलब हमने क्या किया? पहले लोगों की हमने थीसिस को पढ़ा, जो भी हमारा टॉपिक था तो हमने उसकी थीसिस को पहले पढ़ा। ठीक है, तब हम उस पर रिसर्च करने जाते हैं ना, उस टॉपिक पर। कॉन्सेप्ट तो हमें कहीं से लेना ही पड़ता है। ओके, बस उसको हमें अपनी थीसिस में क्या करना होता है? इंक्लूड करना पड़ता है। तो उत्पन्न ज्ञान को विशिष्ट बनाने हो तो कि उसको एक ढांचा प्रदान करना जो कि आगे तक लोगों का जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया उसका एक ढांचा तैयार करना, मतलब इस तरीके से कि वो आगे लोगों के काम आता रहे। और प्रशासनात्मक व्यवहार हेतु उपयोग निर्देशन देने हेतु, मतलब जो भी आप मतलब प्रशासनात्मक व्यवहार हेतु उपयोगी निर्देशन हेतु जो भी आपने यहाँ पर शोध में जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया तो उसको उपयोगी बनाने हेतु भी हमें प्रबंध आवश्यक होता है। ठीक है, आगे हम परिभाषाओं की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम आपको परिभाषाएं लेकर आए हैं। कौन सी? देखो 5 बेसिक परिभाषाएं आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, जो कि आपको सब पढ़ाते हैं, वो मैं भी पढ़ाऊंगी। लेकिन यहाँ पर मैं 2-3 एक्स्ट्रा में इतनी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं लेके आई हूँ कि जो मुझे उम्मीद है कि अगर आयोग थोड़ा हटके पूछता है, अगर थोड़ा डीप जाता है तो आपसे ये परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। क्योंकि निखिल एवं डॉसी, ग्रॉस एवं कैंडल, राजमल पी देवदास, ये 2-3 या गुड जॉनसन है, ये आपके मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करते हैं। ठीक है ना, तो मुझे एक निखिल एवं डॉसी की ये वाली परिभाषा अच्छी लगी जो शायद ही अभी तक आपको किसी ने मतलब बताई होगी। प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। ठीक है, तो प्रबंध क्या है? एक योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए, मतलब जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए, जो आपकी इच्छा है, हमें अपना एक लक्ष्य प्राप्त करना है, चाहे हमें टीचर बनना है, जो भी बनना है, तो उसके लिए हमें निर्देशित किए हुए हैं। तभी तो हम 4 बजे उठ पा रहे हैं भाई। अगर हम निर्देशित नहीं होते ठंड में कौन उठेगा, है ना, समझने के लिए। ओके, गुड जॉनसन ने क्या कहा है? क्रय प्रबंध सभी देशों में पाया जाने वाला सबसे अधिक सामान्य व्यवसाय है जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत हैं व अधिकांश धन का उपयोग भी किया जाता है। ओके, तथा ये व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो गुड एवं जॉनसन ने क्या कहा? बस एक चीज याद रखो कि ये सभी देशों में पाया जाता है। इस तरीके की परिभाषा किसकी है? गुड एवं जॉनसन की है। ओके, एक परिभाषा है ग्रॉस एवं कैंडल की। इन्होंने क्या कहा है? गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। ओके, एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कुछ वॉइस प्रॉब्लम है। ओके, गृह व्यवस्था क्या है? इन्होंने कहा एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। ठीक है ना, क्या किया जाता है यहाँ पर? पारिवारिक साधनों का उपयोग करके। अभी जस्ट हमने बताया पारिवारिक साधन कौन से? हमारे पास जो अवेलेबल है मानवीय साधन, और जो हमारे अंतर्निहित है हमारे मानवीय साधन, उनका उपयोग करके हम क्या करते हैं? आयोजन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। मतलब आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन तीनों चीजें किसने दी है? ग्रॉस एवं कैंडल ने दी है। तो आप कह सकते हो जो ग्रॉस एवं कैंडल ने ही ये 3 चरण आपके बताए हैं। ठीक है, ओके, आगे हम बात करते हैं लिचफील्ड ने क्या कहा है? गृह व्यवस्था को क्रियाओं का चक्र कहा है, मतलब एक्शन ऑफ साइकिल कहा है। किसने?
आपके लिचफील्ड महोदय ने, और इन्होंने गृह व्यवस्था के 5 चरण भी बताए हैं। 5 चरण की भी हम यहाँ पर बात अभी कर ही लेते हैं एक साथ ही। तो ध्यान रखिएगा, इनके जो 5 चरण है, नंबर 1 नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले निर्णय प्रक्रिया को कहा है इन्होंने कि निर्णय प्रक्रिया को शामिल करना प्रबंध में, ठीक है, मतलब सही निर्णय लेना। दूसरा इन्होंने बताया कि उस जो भी निर्णय लिया उसके लिए आप कार्यक्रम बनाओ, मतलब एक रूपरेखा बनाइए, ठीक है, कार्यक्रम बनाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नहीं, सारी चीज़ें इन्हें याद करना पड़ेगा। सीधे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लिचफील्ड ने कितने चरण बताए हैं, तो आप कहोगे 5 चरण बताए हैं, ठीक है। ग्रॉस एवं केंडल ने 3 चरण बताए हैं, तो ये चरण भी आपसे पूछे जा सकते हैं अभी, और भी एनसीईआरटी ने भी आपके 5 चरण बताए हैं, ओके, तो जिनकी अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं कार्यक्रम बनाना। तीसरा इन्होंने बताया है विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है, जैसे हमारा जो संगठन है, जो परिवार है, कोई भी निर्णय हमें व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेना चाहिए, नहीं तो कलह कलेश का माहौल बन सकता है घर में, ठीक है। तो विचारों का आदान प्रदान करना मतलब कम्युनिकेशन करना, लोगों के विचारों का समन्वय करना भी गृह प्रबंध में बहुत जरूरी होता है। समन्वय शब्द ध्यान रखिएगा, गृह प्रबंध में बहुत आवश्यक होता है। विचारों का आदान प्रदान, देखो लाइफ में क्या होता है, थोड़ा मतलब चीज़ें ऐसा होता है ना कि कमेंट देखने लगो तो होता है, मुझे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक तो मैं लाइव रोज़ करती नहीं हूँ, कभी कभी करती हूँ, तो मेरा थोड़ा बार बार नज़र कमेंट पे जाती है, तो मैं भटक जाती हूँ। पर मैं जब ऑफलाइन पढ़ाती हूँ तो मुझे चीज़ें याद रहती हैं। विचारों का आदान प्रदान करना, जो लोग पढ़ाते रहते हैं उनकी बात अलग है, ठीक है। फिर चौथा यहाँ पे आ जाएगा नियंत्रण, ओके, नियंत्रण करना, वही नियंत्रण बहुत जरूरी है। और लास्ट में इनका है 5वां, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, पुनर्मूल्यांकन करना, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन करना, ओके। तो ये है किसके, आपके लिचफील्ड ने 5 चरण बताए हैं। निर्णय प्रक्रिया, कार्यक्रम बनाना, विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है, नियंत्रण करना और पुनर्मूल्यांकन करना, किसका है, ये लिचफील्ड ने बताया है, जिन्होंने क्रियाओं का चक्र कहा है गृह प्रबंध को। अब हम बात करते हैं इरीन ओपनहीम ने क्या कहा, ये परिभाषा है, हेडिंग डाल लीजिएगा। इन्होंने प्रबंध को संस्कृति की जड़ कहा है। क्या कहा है, संस्कृति की जड़ कहा है। और ग्रॉस एवं कैंडल ने क्या कहा है, क्रियाशील यंत्र कहा है। ग्रॉस एवं कैंडल ने क्रियाशील यंत्र और प्लस क्या कहा है, मानसिक प्रक्रिया कहा है गृह प्रबंध को। कोटेजिन ने गृह व्यवस्था को व्यावहारिक विज्ञान या फिर प्रयोगात्मक विज्ञान कहा है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्होंने ये भी कहा है कि हम गृह प्रबंध को का मापन नहीं कर सकते, इसको नाप नहीं सकते, मापन नहीं कर सकते। किसने कहा, नहीं कर सकते, ये बात किसने बोली, कर सकते, ये बात बोली है किसने, आपके कोटेजिन महोदय ने, कि हम मैनेजमेंट का मापन नहीं कर सकते। मैनेजमेंट को हम माप, उनके गुणों की हम बात कर सकते हैं, पर हम इसको नाप तोल नहीं कर सकते गृह प्रबंध का, ठीक है। किसने कहा है, ये ध्यान रखिए, कोटेजिन ने। और क्या कहा है, व्यावहारिक विज्ञान और साथ ही साथ प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल साइंस कहा है, ओके। अब हम बात करते हैं राजमल पी देवदास की, इनका बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। राजमल पी देवदास ने गृह प्रबंध की तुलना बांध से की है। इन्होंने कहा है गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसमें साधनों को नियमित किया जाता है। देखिए समझने के लिए आज मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आपको, इन्होंने क्या कहा है, ओके। तो इन्होंने बोला कि जो गृह प्रबंध है एक बांध के समान है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब बारिश होती है उस समय तो सभी खेतों में पानी लग जाता है, समझने के लिए हर जगह पानी होता है, एक्स्ट्रा हमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, एक बांध या डैम तैयार करते हैं। डैम में क्या करते हैं, सारा पानी स्टोर कर लेते हैं बारिश का। लेकिन जब सूखे की कंडीशन होती है, जब खेतों को पानी की आवश्यकता होती है, तब हम उस डैम को खोल देते हैं और पानी खेतों वगैरह में जहाँ भी आवश्यकता होती है वहाँ चला जाता है, ठीक है। जानवरों के काम में, खेतों के काम में, कृषि खेती के काम में आ जाता है, ठीक है। तो हम ऐसे ही क्या करते हैं, हमारा गृह प्रबंध क्या है, मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें क्या है, नॉलेज भी है, स्किल्स भी है, इंटरेस्ट भी है, एनर्जी भी है, सब कुछ है। और ये तो आपके क्या हो गए, मानवीय साधन हो गए। लेकिन हमारे पास क्या होते हैं, मनी, धन होता है जो कि मानवीय साधन है। टाइम होता है जो मानवीय भी कहा गया है, अमानवीय भी कहा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये मानसिक प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, हमारे मन में है कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ है समझने के लिए, ठीक है। लेकिन हम इन सब का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें इनकी आवश्यकता होती है। जहाँ हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है तो हम वहाँ ज्ञान देते हैं, ठीक है। जैसे हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो वहाँ पर मतलब समझने के लिए, चाहे हम मनी के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करें अपने बच्चों को, चाहे हम उन्हें गाइड करें, तो हमें नॉलेज तो चाहिए कि हमें कहाँ कितना पैसा लगाना है, ओके।
इंटरेस्ट किस में है हमें वो भी देखना होता है, रुचि हमारी किस में है वो भी देखनी होती है, ठीक है। एनर्जी हमें कहाँ कितनी लगानी ये भी ध्यान रखना जरूरी है, समय का हमें कैसे सदुपयोग करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। लेकिन बांध के समान है हमारा मस्तिष्क, क्या एक बांध है, एक उसमें सारी चीज़ें स्टोर हैं, लेकिन जब हमें जिसकी आवश्यकता है हम तब उसको प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तब हम वह काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो गृह प्रबंध को किसने कहा है, राजमल पी देवदास ने बोला है, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करते हैं उद्देश्य कि भाई हमारे गृह प्रबंध के उद्देश्य क्या है। तो इनकी विशेषताएं उद्देश्य से लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो गृह प्रबंध का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध पारिवारिक साधनों में पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना। भाई जो साधन है हमारे पास जो है उन्हीं का इस तरीके से प्रयोग करना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और हमारे लिए संतुष्टि प्राप्त हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं गृह प्रबंध एक मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें गृह संबंधी उत्तरदायित्व को निभाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर कार्य करने पर बल दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सभी लोग मिलकर, भाई संगठन भी एक आता है। अभी हमने चरण पढ़े नहीं, अभी चरण तक हम पहुँचे नहीं, जब हम चरण पढ़ेंगे तो आपको सब बताएंगे। ओके, तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि भाई सब लोग मिलकर ही गृह प्रबंध को अच्छे से कर सकते हैं। यथार्थ में प्रबंध क्या है, निर्णय की एक श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है और निम्न उद्देश्य होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। मतलब क्या एक श्रृंखला है, ध्यान रखिएगा। ओके, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की यहाँ पर पूर्ति करना। और कितने यहाँ पर 5 दिए हुए हैं। ओके, 5 दिए हुए चरण। ओके, ठीक है, तो उद्देश्य क्या क्या हम उसकी बात कर लेते हैं। जो गृह प्रबंध है इसके उद्देश्य क्या है, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब आय आपकी भले ही कम है लेकिन उससे ही आपको अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और इसी को हम मितव्ययता कहते हैं। ओके, यही मितव्ययता होती है कि जो आय है उसी में आपने अपने सभी उद्देश्यों की प्राप्ति की और आपको सेटिस्फैक्शन प्राप्त हुआ। गृह कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करना और पारिवारिक स्तर को बनाए रखना, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड है, आपकी व्यवहार कुशलता से कभी गिरना नहीं चाहिए बल्कि हमेशा ऊपर उठना चाहिए। ओके, पारिवारिक वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना, मतलब स्वच्छ कैसा रहेगा, जब आप सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति उसी में से करोगे जो आपके पास व्यवस्थाएं हैं तभी आपका वातावरण स्वच्छ रहेगा। नहीं तो क्या है, इनकम को लेकर कभी कभी भाई एक की इच्छा पूरी हो गई दूसरे की नहीं हुई तो चीज़ें यहीं पर टेंशन पैदा करती हैं और घर बिखरने लगते हैं। ओके, तो आगे हम बात करते हैं गृह व्यवस्था के सुधार में बाधाएं क्या हैं। भाई क्या बाधाएं हैं, कैसे गृह व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले जो व्यवस्था में सुधार में जो बाधाएं या कठिनाइयां हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, संभावित साधनों की पर्याप्त जानकारी का अभाव। साधन है हमारे पास लेकिन हमें उसको मतलब कैसे प्रयोग करना है हमें वही जानकारी नहीं है, या फिर जो है उसका विषय में पता ही नहीं है कि हम इस चीज़ को ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें निर्णय लेने में अक्षम महसूस करना। बहुत से लोग होते हैं कि उन्हें ये लगता है कि कहीं मैं गलत निर्णय ना ले लूँ, तो वो अपने आप को सही महसूस नहीं कर रहे हैं, कि वो ये लग रहा है सोच रहे हैं कि मेरे पास क्वालिटी नहीं है, या फिर वो सोच रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। होते हैं बहुत से लोग कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कर सकते हैं क्लियर, लेकिन फिर भी उनके मन में ये होगा कि पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हम कोचिंग वोचिंग ले लें या हम कहीं से प्रैक्टिस वगैरह लगाएं, कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट करेंगे योजनानुकूल लक्ष्यों का निर्धारण ना होना। भाई जो आपका लक्ष्य है उस तरीके से निर्धारित नहीं, जैसे तैयारी हमने बताया कि आपको नेट की करनी है पर आप सिलेबस किसका पढ़ रहे हो, टीजीटी पीजीटी का, क्योंकि नेट का सिलेबस टीजीटी पीजीटी से काफ़ी अप होता है ना। तो नेट की तैयारी कर रहे हो और सिलेबस टीजीटी पीजीटी का, मतलब क्या है, योजना तो है पर लक्ष्य तो है आपका, लेकिन योजना ऐसी नहीं है जो उस लक्ष्य को आपको प्राप्त करने में सहायता प्रदान करे, ठीक है। व्यवस्था संबंधी समस्याओं के तैयार समाधानों की इच्छा। ओके, तो व्यवस्था संबंधी समस्याएं जो हैं उनमें क्या है, तैयार समाधानों की इच्छा मतलब नहीं होना। ओके, मतलब क्या है कि पहले ही प्लानिंग से पहले ये सोच लिया अगर कोई समस्या हो गई तो फिर मतलब ये सोच के कहीं कोई समस्या ना हो जाए, डिसीजन ही नहीं लिया कि पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे इस डर से पेपर ही नहीं दिया। ओके, वो वाली चीज़। व्यवस्था लक्ष्य से संबंधित नहीं होती, मतलब वही यहाँ पर जो चीज़ हमने बात की कि जो लक्ष्य है उससे व्यवस्था संबंधित नहीं है, और है भी तो योजना सही नहीं है। व्यवस्था प्रक्रिया की जानकारी का अभाव,
भाई हम व्यवस्था को कैसे बना सकते हैं, कैसे हम चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं, उस जानकारी का अभाव। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग कई बार 10-10 साल, 11-11, 12-12 साल हम लोगों ने तैयारी क्यों करी, क्योंकि हमारे लिए सही से प्रोसेस ही नहीं पता था कि हमें एथलीट क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और गलत डायरेक्शन में तैयारी कर पढ़ भी रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन गलत डायरेक्शन में कर रहे थे। तो ये क्या, व्यवस्था प्रक्रिया की जानकारी का अभाव होना। व्यवस्था का उत्तरदायित्व परिवार के प्रत्येक सदस्यों पर। ओके, कई बार क्या होता है, व्यवस्था जो होती है मैनेजमेंट सबके ऊपर होती है, अब सबके चक्कर में कोई भी किसी किसी दिन क्या होता है, कोई भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता, या फिर एक व्यक्ति कहता सारे मतलब सुबह से मैं ही सारा काम कर रहा हूँ, उसने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, तो समस्या आ जाती है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कार्यों का बंटवारा कर देना जरूरी है कि भाई ये काम तुम्हें करना है, ये काम तुम्हें करना है, ये काम तुम्हें करना है, इससे समस्या पैदा होगी। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि सब पे है काम, सबके चक्कर में किसी ने नहीं करा। ओके, बस सबको पता होना चाहिए कि हमें ये करना है, इसे ये करना है, उसे ये करना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ होगी तभी आपका प्रबंध अच्छे से चल पाएगा। तो ये आपकी कठिनाइयाँ हैं गृह व्यवस्था में। गृह व्यवस्था को समझने में भ्रांतियाँ क्या हैं, अगर हम उसकी बात करें तो प्रबंध क्या है, एक साधन मात्र है, ये कभी भी साध्य नहीं होता। आप ये नहीं समझ, मतलब प्रबंध क्या है, एक साधन है जो आपको अगर आप सही से फॉलो करते हो तो आपके उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है, लेकिन ये साध्य नहीं है कि 100% कतई आपने जैसा सोच लिया कि वैसा ही होना है। बस हम अपनी कोशिश करते हैं। प्रबंध का संबंध केवल कार्य संपादन से ही नहीं, ऐसा नहीं कि एन के प्रकारेण कैसे भी काम होना चाहिए, मतलब नौकरी मिलनी चाहिए भले ही गलत तरीके से मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको गलत तरीके से करना है। भाई प्रबंध का संबंध केवल कार्य संपादन से नहीं होता कि जैसे तैसे हो जाए, जो भी है भले ही कम पैसों में कर रहे हो पर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कम समय में कर रहे हो, ये नहीं है कि रोटी अगर आप बना रहे हो, अगर आपने बचत तो कर ली समय की, लेकिन देखने में इतनी बेकार है कि देख खाने वाले का मन ही मर गया, तो ऐसे काम नहीं करना है। भाई कार्य को करना ऐसे है कि वो भाई चीज़ सही क्वालिटी में हो, बस समय कम लगना चाहिए। ओके, कम समय में ज़्यादा काम, लेकिन क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। अच्छे प्रबंधक जन्म से नहीं वरन प्रशिक्षण से बनते हैं। बिल्कुल, बहुत से लोग सोचते हैं कि वो तो जन्म से ही ऐसे थे, बहुत अच्छे थे, उन्होंने शुरू से ही सब चीज़, ऐसा नहीं, उन्होंने भी कुछ हालातों को, परिस्थितियों को फेस किया है, मतलब प्रशिक्षण प्राप्त किया। ओके, तो अच्छे प्रबंधक कभी भी जन्म से नहीं होते, प्रशिक्षित किए जाते हैं। ओके, ये प्रश्न भी बना हुआ है कि प्रबंधक जन्मजात होते हैं, कुछ इस तरीके से प्रश्न बना हुआ है, या प्रशिक्षण से बनते हैं, तो ये आंसर होगा प्रशिक्षण से, जन्मजात नहीं होते प्रबंधक। ओके, ये बात और है कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी शुरू से होती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, लीडरशिप की क्वालिटी होती है, वो कुछ लोग, वो अपवाद है, उनको हम 100% लागू नहीं कर सकते। प्रबंध परिवार के मुखिया तक ही सीमित नहीं होता। बिल्कुल, ये नहीं है कि सारी चीज़ें मुखिया के ऊपर छोड़ दी तो समस्या पैदा हो जाएगी। केवल लक्ष्यों को प्राप्त करना ही प्रबंध नहीं है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि बस हमारा ऐसे, वही बात आ गई कि जैसे भी हो बस हमारा लक्ष्य मिल जाए और सब लोग गए इधर, मतलब और सबका मतलब कोई लेना देना नहीं। ठीक है, बस हमारी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो केवल लक्ष्यों को प्राप्त करना ही प्रबंध नहीं होता, हमें सब कुछ देखना पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी आपको याद रखनी पड़ेंगी। व्यवस्था को समझने में जो भ्रांति लोगों ने बना रखी है कि नहीं भाई हमारा लक्ष्य जैसे तैसे मिल जाए, वो चीज़ नहीं है भाई। और किसी के घर का प्रबंध बहुत अच्छा है, सब बहुत खुशी से प्यार से रह रहे हैं, तो आपने सोच लिया कि अरे वो तो बचपन से ही उनके यहाँ तो सब चीज़ ऐसी थी, ऐसा नहीं, उन्होंने बनाई है भाई, बनाए हुए हैं वो लोग अभी तक वैसी। ठीक है, और आप भी कर सकते हो वो चीज़, ये समझने वाली चीज़। गृहिणी के आवश्यक गुण क्या होने चाहिए, एक तो त्याग की भावना होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, मानव स्वभाव को समझने वाला होना चाहिए। आजकल ये चीज़ें खत्म हो रही हैं, इसीलिए परिवार टूट रहे हैं। भाई नारी शक्ति जो होती है ना, वो ऐसे ही उसे बच्चे पैदा करने की क्षमता भी पुरुष को क्यों नहीं दी भाई, उसकी तो मांसपेशियाँ महिलाओं से ज़्यादा मजबूत होती है, क्यों नहीं दी? क्योंकि भाई जो महिला में जो भावनात्मक विचार होते हैं, जो इमोशनल्स होते हैं, वो कोई भी कष्ट सह सकते हैं, उनमें जो शक्ति होती है, कितने कितने कष्टों से पहले हमारे घर की मम्मियाँ हमारी हैं, दादी हैं, उन्होंने घर परिवार चलाएं। लेकिन आजकल 2 मिनट में जरा सा मम्मी ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, ससुर ने कुछ कह दिया, पहुँच गए कोर्ट कचहरी। ऐसा नहीं, हम हमेशा किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। कई बार ससुरालें बहुत ख़राब होती है, लेकिन आज के समय में 98%, 95% ये चीज़ मान सकती हूँ कि ज़्यादातर वही लड़कियाँ चाह रही हैं केस ठोकने, जो कतई सुबह 2 मिनट सुबह अपने लिए 1 कप चाय बनाने के लिए उठना नहीं चाहती। बकाया जो लड़कियां परिस्थितियां फेस कर रही हैं वो आज भी कर रही हैं। ठीक है, जिन्हें केस करना चाहिए वो नहीं कर रही हैं, लेकिन जिन्हें नहीं करना चाहिए वही लड़कियां केस कर रही हैं, ये ज़्यादातर हो रहा है। ठीक है ना, तो त्याग की भावना खत्म हो रही है, मानव स्वभाव को समझने की आदत खत्म हो रही है। ठीक है ना, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये तो अच्छे गुण हैं महिलाओं में, अगर ये सारे गुण हैं तो अच्छे हैं, लेकिन आजकल ये खत्म हो रहे हैं। उत्साह
होना चाहिए महिला को हर अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। आत्मनियंत्रण भी होना चाहिए कि कब कहाँ क्या कैसे हमें डिसीजन लेना है, कब क्या बोलना है, हर किसी को होना, ये सारे पुरुषों में भी चाहिए, लेकिन क्योंकि घर को ज़्यादातर महिला देखती है इस वजह से ये गृहिणी के आवश्यक गुण माने गए। उच्च निर्णय शक्ति होनी चाहिए, भाई जो भी निर्णय ले रहे हो वो सोच समझ कर लेने की क्षमता होनी चाहिए। विलक्षण कल्पना शक्ति होनी चाहिए, आगे तक की देखने की। मितव्ययता का गुण होना चाहिए, ये नहीं सैलरी आई और बस मार्केट पहुँच गए, भाई मितव्ययता का गुण होना चाहिए। आवश्यकता है तो चीज़ें खरीदो, नहीं तो सैलरी को सेव करो। कार्यकुशलता होनी चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए और सहनशीलता भी जरूरी है। भाई अपने अधिकारों के लिए लड़ना जरूर है, हम ये नहीं कह रहे अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बात पे सबसे लड़ने लगो, ठीक है ना। कभी कभी कंट्रोल रखना भी जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जरूरी होती हैं किसी भी महिला में। ओके, अगर हम बात करते हैं प्रबंध के महत्व की, ये शायद हम बात कर चुके हैं। अच्छा, उद्देश्यों की बात की थी, महत्व की थोड़ी बात कर लेते हैं। गृह प्रबंध का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस। कुशल व अच्छा प्रबंधक परिवार के जीवन की आधारशिला होता है। क्या होता है, कुशल और अच्छा प्रबंधक क्या होता है, हमारे परिवार के जीवन की क्या आधारशिला, मतलब घर की नींव उसी पर टिकी हुई होती है, ध्यान रखिएगा। यही परिवार के आर्थिक विकास की कौन है, कुंजी है। यह जीवन दायिनी तत्व है जिसके बिना प्रबंध के उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो घर का मुखिया हो, जो भी प्रबंध करता है, जो भी, चाहे गृहिणी हो चाहे कोई भी हो, पर वो मतलब क्या है, एक तरीके से अपने परिवार के विकास की कुंजी होता है। अगर वो सही नहीं है तो पूरे घर की व्यवस्था चौपट हो जाएगी, क्योंकि वही अपने परिवार को जीवनदायिनी है, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहा है, अपने बच्चे को संस्कार दे रहा है, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। अगर वही सही नहीं है तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। जिसके बिना प्रबंध के उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, मतलब अगर ये सही नहीं है तो सब चीज़ साधन होते हुए भी सब साधन मात्र, मतलब साधन सारे रखे रह जाएंगे अगर एक जो मुखिया है, जो प्रबंधक है वो सही नहीं है, ठीक है। उत्पादक, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है। यहाँ पर मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हम प्रबंध करते हैं, प्रबंध की व्यवस्था करते हैं, उसमें हमें कुशलता की आवश्यकता होती है, चतुरता की, दक्षता की, अनुशासन की, निर्माण कार्य की, सौंदर्य के, दर्शन की, मतलब हमारे अंदर दर्शन शास्त्र के गुण भी होने बहुत जरूरी होते हैं। यदि इनका अभाव रहता है तो गृह प्रबंध अव्यवस्थित, कुशासित और अकुशल, अशांतिपूर्ण, ठीक है, अशांतिपूर्ण मतलब कलह कलेश वाला हो जाता है। अपव्यय का साधन हो जाता है, मतलब इनकम है लेकिन उसका व्यय सही नहीं, अपव्यय हो रहा है। गृह प्रबंध परिवार की उन्नति के हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। ओके, तो गृह प्रबंध का महत्व आपको अच्छे से समझ में आ गया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मुखिया अच्छा है, या फिर मुखिया के साथ ही साथ कह सकते हैं जो भी प्रबंधक है, मुखिया के नाम से हम लोग क्या करते हैं, बड़े बुजुर्ग को जोड़ लेते हैं। हम लोग सोचते हैं जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसे हम मुखिया कहते हैं, नहीं, जो मैनेज कर रहा है उसी को हम मुखिया कहते हैं। तो वो चाहे गृहिणी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई वृद्ध व्यक्ति हो, वही मुखिया कहलाएगा। अगर वो समझदार है तो बिल्कुल सब बढ़िया अच्छा रहेगा। अगर उसके अंदर चतुरता नहीं है, कुशलता नहीं है, दक्षता नहीं है, तो वो सब बेकार कर देगा अपने घर का व्यवस्था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गृह प्रबंध के चरण की। गृह प्रबंध के चरण की को ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पर कम से कम 3 चरण बताए गए हैं। ओके, कौन कौन से 3 चरण, नियोजन, जिसे हम आयोजन भी कहते हैं, नियंत्रण और मूल्यांकन। और अधिक से अधिक कितने चरण हैं, 5 चरण हैं, जिसे हम नियोजन, आयोजन, कार्यान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन कहते हैं। और ये किसके, एनसीईआरटी के हिसाब से हैं, ठीक है। किसके हिसाब से है ये, एनसीईआरटी के हिसाब से, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के हिसाब से हैं ये 5, नियोजन, आयोजन, कार्यान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये 5 एनसीईआरटी के हिसाब से दिए गए हैं। यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने नियोजन और आयोजन रखा है, तो इनका मतलब नियोजन से तो प्लानिंग की है कि प्लान करना, लेकिन आयोजन मतलब इन्होंने जो प्लान किया है, आयोजन में इनका मतलब उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, मतलब उसको कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना, उस काम को जो भी आपने यहाँ पे प्लान किया उसको स्थापित करना, मतलब शुरुआत कर देना काम की, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम की प्लानिंग कर रहे हो तो उसकी अब तैयारी यहाँ पर शुरू कर देना, ठीक है। तैयारी के लिए कार्य करना यहाँ पर शुरू कर देना। और फिर नियंत्रण करना कि भाई हमें ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, मौज मस्ती नहीं करनी है, गप्पे नहीं मारनी है, दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, हमें क्या करनी है, अपनी तैयारी करना। और समय समय पर जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो क्या, मूल्यांकन है, समझने के लिए भाई मुझे यही बेस्ट उदाहरण लग रहा है इस समय। ओके, हमेशा ध्यान रखिएगा जो ये चरण होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एक दूसरे पर आधारित होते हैं। ओके, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। एक चरण जो होता है अगर किसी भी तरीके से प्रभावित होगा तो कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे चौथे चरण पर भी आपका प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी प्लानिंग ही सही नहीं है तो आप ऑर्गेनाइज क्या अच्छे से करोगे, ठीक है। और आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने नियंत्रण नहीं रखा अपने आप पे, आपने मतलब प्लान तो कर लिया, भाई सुबह 4 बजे उठेंगे, 2 घंटे ये पढ़ेंगे, 2 घंटे ये पढ़ेंगे, 2 घंटे ये पढ़ेंगे, लेकिन आपने वो क्रिया की ही नहीं, तो फिर क्या नियंत्रण का फायदा, भाई फिर नियंत्रण ही क्या किए हो आप अपने आप पे, तो सब एक दूसरे से प्रभावित होंगे। ओके, निकेल एवं डॉर्सी ने 4 चरण बताए हैं, तो ग्रॉस एवं कैंडल ने 3 बताए हैं, निकेल एवं डॉर्सी ने 4
बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, इनके भी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें आयोजन करना आवश्यक है। ठीक है, आयोजन तो वही है, सेम ही है मतलब। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा था कि मतलब उसको संगठित करने के लिए, कोई भी काम के संपादन के लिए जो हमें सपोर्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें संगठन आवश्यक है। ठीक है, संगठन की आवश्यकता होती है, बिना संगठन के सपोर्ट के हमारा मैनेजमेंट सही नहीं होगा। दूसरा इन्होंने क्या कहा, योजना को क्रियान्वित करने के लिए हमें नियंत्रण आवश्यक है। बिल्कुल वही सारी चीज़ें जो अब तक हम पढ़ रहे हैं। और चौथा इन्होंने बोला, चौथा भाई आपका पुनर्मूल्यांकन होगा इनका। ठीक है, मूल्यांकन करना। ठीक है, मूल्यांकन। ओके, तो ये 4 इन्होंने दिए हैं, 4 निखिल लेवेंडोस्की ने, 3 ग्राउस कैंडल ने, 5 न्यूमैन ने दिए हैं, 5 एनसीईआरटी ने दिए हैं। चरण ये सारे याद रखिएगा, ये सारे चरण इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमैन ने कौन कौन से चरण बताए हैं, आयोजन बताया है, संगठन बताया है, संसाधनों का एकत्रीकरण, इनका क्या है, तीसरे नंबर पर साधनों का एकत्रीकरण करना है, और निर्देशन है चौथे नंबर पर, इनका नियंत्रण 5वें नंबर पे आया है, और इन्होंने मूल्यांकन की बात नहीं की है। ठीक है, तो न्यूमैन ने मूल्यांकन की बात नहीं की है, क्या बताया है, आयोजन संगठन, संसाधनों का एकत्रीकरण, निर्देशन और नियंत्रण। भाई एक बार जो भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, लिचफील्ड ने भी 5 चरण बताए हैं, कौन कौन से, एक तो निर्णय प्रक्रिया, कार्यक्रम बनाना, विचारों का आदान प्रदान करना, नियंत्रण और पुनर्मूल्यांकन करना। देखो ग्रॉस कैंडल के 3 हैं, ध्यान रखिएगा, और निखिल लेवेंडोस्की के 4 हैं। ओके, बकाया सबके लगभग 5 ही हैं। ओके, तो ऐसे भी आपको याद रहेगा। बस कभी कभी आपसे उपर्युक्त सभी में या फिर कोड में ये पूछ लिया जाता है, तो इन्हें याद रखना आपका सबका जरूरी है। निर्णय प्रक्रिया, कार्यक्रम बनाना, विचारों का आदान प्रदान करना, नियंत्रण करना, पुनर्मूल्यांकन करना, लिचफील्ड ने बताया है। ओके, अब हम थोड़ी सी नियोजन आयोजन की बात कर लेते हैं। देखो 1 घंटे से ऊपर की हम क्लास किसी हालत में नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी क्लास आप देख भी नहीं सकते, हम कल पढ़ लेंगे और चीज़ें। तो नियोजन क्या होता है, आयोजन की बात करें तो ये क्या है, व्यवस्थापन का प्रथम चरण या आयोजन है, ध्यान रखिएगा। नियोजन आयोजन का प्रथम चरण या व्यवस्थापन है, व्यवस्थापन का प्रथम चरण है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर बोलते बोलते, व्यवस्थापन का प्रथम चरण क्या है, आयोजन है, ध्यान रखिएगा। विभिन्न विकल्पों में से महत्वपूर्ण विकल्प का चुनाव करना ही क्या होता है, आयोजन कहलाता है। आयोजन तभी सफल होती है जब क्या होता है, उद्देश्य हमारे क्लियर हो, तभी आयोजन आपकी सफल होती है। मेलोक एवं ड्रॉकन की क्या परिभाषा है, आयोजन क्या है, निर्णय की श्रृंखला है। मेलोक एवं ड्रॉकन ने क्या परिभाषा दी है कि आयोजन जो है आपके निर्णयों की श्रृंखला है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, जो नियोजन या फिर जो आयोजन है उनके प्रकार की बात करते हैं, तो प्रकार कौन कौन से हैं, नंबर 1 उपयोग के आधार पर, दूसरा समय अवधि के आधार पर, तीसरा है स्तर के आधार पर आयोजन। तो ये 3 तरीके के होते हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके उपयोग के आधार पर होते हैं वो कितने होते हैं, वो आपके हो जाते हैं, एक सेकेंड, वो आपके हो जाते हैं 2। नंबर 1 कौन सा हो गया, आपके जो एकल उपयोग होते हैं, एकल उपयोग जिनको हम एक बार उपयोग करते हैं फिर वो खत्म हो जाते हैं। तो एकल उपयोग जो आयोजन होते हैं जो कि तत्कालीन उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, और जैसे ही हमारे उद्देश्य की पूर्ति होती है इनका अंत हो जाता है। जैसे हमने क्या किया, वैवाहिक प्रतिभोज का आयोजन किया, विवाह था, भोजन हुआ, लोगों ने खाया, शादी को एंजॉय किया, चले गए, वो वहीं पर खत्म हो गया। ऐसा नहीं है वो कल आप फिर दोबारा शादी करवाओगे, नहीं, वो खत्म हो गया। ठीक है, आपने क्या किया, छुट्टी के लिए छुट्टी का समय, तो आपने क्या किया, यात्रा के लिए आयोजन किया, और वहीं पर बस घूमे आए फिर आए आप, उसके बाद क्या है, छुट्टियां खत्म हो गई, आपका प्लान खत्म हो गया। ठीक है, तो एक बार उपयोग होता है, मतलब इसका फिक्स नहीं है, आप हो सकता है अगली छुट्टी में भी घूमने जाओ, लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है कि आप हमेशा जाओगे। और इनमें क्या होता है, कुछ विस्तृत होते हैं और कुछ शॉर्ट टाइम के लिए भी होते हैं। जैसे आपने एकल उपयोग के लिए प्लानिंग, जो मतलब यहाँ पर प्रतिभोज, जो विवाह के पे जो आपने भोजन किया, लेकिन इसकी मनी आप पहले से जुटा रहे होगे ना, तो वो क्या हो गया, वो लॉन्ग टर्म आयोजन हो गया। तो ये हो आपके लॉन्ग टर्म भी सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, मतलब ये छोटे आयोजन भी हो सकते हैं, बड़े आयोजन भी हो सकते हैं। लेकिन आजकल देखो बड़े बड़े रईस लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, 8-8 दिन के लिए हॉल बुक कर लेते हैं, और 8 दिन खूब फंक्शन क्या होते हैं, हल्दी है, मेहंदी है, सारे फंक्शन चल रहे हैं, खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, तो रोज ही प्रतिभोज हो रहा है। ठीक है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ हमने एक बार उपयोग कर ली, फिर वो तुरंत वहीं पर उद्देश्य पूरा होते ही खत्म हो जाए, उसको हम एकल उपयोग का आयोजन कहते हैं। ठीक है, अच्छा वैसे हम थोड़ा सा इसको ही बता देते हैं, जो उपयोग के आधार पर आयोजन होता है वो मतलब क्या करते हैं, इसमें एक बार या अनेक बार जो चीज़ें उपयोग में आने वाली होती हैं उसके लिए कहते हैं। तो ये तो हमने कहा एकल उपयोग। दूसरा कौन सा है यहाँ पर, दोहराए जाने वाले आयोजन। दूसरा कौन सा होगा, दोहराए जाने वाले आयोजन। तो ये दूसरा प्रकार हो गया दोहराए जाने वाले आयोजन। ये कौन से होते हैं, स्थायी आयोजन होते हैं, क्योंकि हम इनको बार बार दोहरा रहे हैं। जैसे कि पुनः पुनः जो चीज़ें आती, पुनः पुनः शब्द मिले तो आप कहोगे ये दोहराए जाने वाले आयोजन है, ये स्थायी आयोजन है। जैसे कि कह सकते हैं आपकी जन्म दिवस है, हर साल आ रहा है,
कथा आप हर पूर्णमासी को करा रहे हो, त्यौहार हर बार आ रहे हैं, जिस महीने में, मार्च में होली पिछली बार थी, मार्च में होली अब की भी होगी, ठीक है, अक्टूबर में दिवाली पिछली बार भी हुई, अब की भी हुई, ठीक है। तो ऐसे क्या है, ये दोहराए जा रहे हैं, ये बार बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे हम बात करें, ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि दोहराए जाने वाले आयोजन, या कैसे भी करके ऐसे एक डेफिनेशन पूछी जाए कि पुनः पुनः उपयोग में आने वाले आयोजन को हम दोहराए जाने वाले आयोजन कहते हैं, तो ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा जो है आपके न्यूमैन की है, ठीक है। पुनः पुनः उपयोग में आते हैं, ऐसा इनका कहना था, उपयोग में आते हैं ये आयोजन, किसका, न्यूमैन के अनुसार, सॉरी, ठीक है। पुनः पुनः उपयोग में आए जाने वाले आयोजन को हम दोहराए जाने वाले आयोजन कहते हैं, या फिर स्थायी आयोजन कहते हैं। ये किसने कहा है, तो न्यूमैन ने कहा है, न्यूमैन, ओके, न्यूमैन नाम लिख लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ उद्देश्य होते हैं, भाई उद्देश्य क्या है, भाई हमें हर साल बर्थडे मनाना है, कुछ हमारे नीतियाँ होती हैं उसके ऊपर आधारित होती हैं, कुछ कार्यविधियाँ होती हैं, तो इन सब का सम्मिश्रण यहाँ पर होता है, ओके। तो ये दो तरीके हो गया उपयोग के आधार पर। दूसरा कौन सा हमने बात की, दूसरा हमने बताया समय अवधि के अनुसार। समय अवधि के अनुसार आप वही जो बार बार पढ़ते हो कि आपके दीर्घकालीन आयोजन होते हैं, नंबर 1 दीर्घकालीन आयोजन, ओके, दीर्घकालीन, काफ़ी पढ़ा होगा आपने इसको। और दूसरा कौन सा होता है, अल्पकालीन आयोजन, अल्पकालीन आयोजन, ओके, अल्पकालीन आयोजन। तो ये दो तरीके के होते हैं। जो दीर्घकालीन आयोजन आपके होते हैं ये किस पर निर्भर होते हैं, ये अल्पकालीन पर ही निर्भर होते हैं। दीर्घकालीन आयोजन हमेशा अल्पकालीन पर निर्भर होते हैं, ओके। कई बार हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि भले ही हमें नेट आगे देना है, अभी हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बड़ा टारगेट हमारा क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो कहीं ना कहीं आपका ये लक्ष्य काफ़ी लंबा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो उसमें काफ़ी आपका कम से कम 60-70% आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी, नेट का भी, ओके। तो ये क्या है, दीर्घकालीन आयोजन अल्पकालीन पर निर्भर होता है। अल्पकालीन योजना मिलकर ही क्या करती है, दीर्घकालीन योजनाओं को पूरा करती हैं। आज आप टीचर बनोगे टीजीटी पीजीटी में, कल आप बनोगे नेट क्लियर करोगे असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद आप पीएचडी करोगे, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं आपके अल्पकालीन जो होते हैं वो दीर्घकालीन पर ही निर्भर हो जाते हैं, ठीक है ना, ओके। तो ये आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके दीर्घकालीन आयोजन, जो क्या होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। तो जब हमेशा ध्यान रखिए, अल्पकालीन योजना क्या करती हैं, दीर्घकालीन योजनाओं को पूरा करती हैं, और दीर्घकालीन आयोजन किस पर निर्भर होते हैं, तो वो अल्पकालीन पर निर्भर होते हैं। इन दो शब्दों का डिफरेंस आप हमेशा याद रखेंगे, ओके। तो ये छोटे छोटे हैं, हम रोज खाना बना रहे हैं, रोज हम कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, ये आपके शॉर्ट टर्म के हो गए, अल्पकालीन हो गए। लेकिन हम अपने बच्चे के लिए, अपने मकान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें मकान बनवाना है, मनी जोड़ रहे हैं उसके लिए, बेटी की शादी के लिए हम धन जोड़ रहे हैं, शिक्षा के लिए धन जोड़ रहे हैं, ये दीर्घकालीन आयोजन हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्तर के आधार पर। तो स्तर के आधार पर जो आपके आयोजन होते हैं, तो ये भी आपके 3 तरीके के लगभग होते हैं, क्योंकि ये जो स्तर के आधार पर होते हैं ये किसने बताया, बर्क ने बताया है। तो बर्क महोदय ने, अगर आपसे पूछा जाए कि स्तर के आधार पर आयोजन का वर्गीकरण किसने किया, तो बर्क ने किया, बर्क, ठीक है। कितने बताए हैं इन्होंने, 3 बताए हैं। कौन कौन से, नंबर 1 आपका मुख्य आयोजन होना चाहिए, मुख्य आयोजन, ओके, मुख्य आयोजन। दूसरा क्रियात्मक आयोजन, ओके। और तीसरा क्या है, दिन प्रतिदिन का आयोजन, ओके। तो आप सभी जानते हैं, एक तो मुख्य आयोजन जो हम हमारा रोज ही, मतलब एक होता है ना, प्लानिंग होती है कि हमें इसकी तैयारी करनी है, तो ये हमारा मुख्य होता है। दूसरा हमारा क्रियात्मक होता है, जिसमें हम कोई ना कोई काम वगैरह कर, भाई कहीं ना कहीं हम क्रिया ही कर रहे हैं, तभी हम मुख्य आयोजन को प्राप्त करेंगे। और दिन प्रतिदिन में आप जानते हो, डेली हम खाना बना रहे हैं, डेली हम कपड़े धो रहे हैं, डेली हम जो भी रोज मुख्य काम हम रोज करते हैं, जिनका फिक्स है, भाई सुबह नाश्ता बनाना है, दैनिक निर्णय जो हम लेते हैं, ठीक है। सुबह उठते ही जो काम हमारे शुरू हो जाते हैं वो दिन प्रतिदिन के निर्णयों में आते हैं, ठीक है ना, आयोजन में आते हैं। तो ये 3 तरीके के आपके हो गए। ग्रॉस एवं कैंडल ने कितने चरण बताए हैं आयोजन के, तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने भी 5 चरण बताए। मतलब ये आयोजन, अभी तक हमने जो चरण पढ़े थे वो प्रबंध के चरण थे। भाई आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन किसके चरण है, प्रबंध के चरण है। लेकिन अभी हम बात क्या कर रहे हैं, आयोजन के चरण की बात कर रहे थे। ग्रॉस एवं कैंडल ने आयोजन के चरण बताए। तो आयोजन के चरण
क्या है, समस्या को परिभाषित करना। ग्रॉस एवं कैंडल ने कहा है विकल्पों को ढूंढना। भाई समस्या क्या है पहले उसको देखो, फिर उसमें विकल्प जो है आपको उनको ढूंढो, फिर जो भी विकल्प आपने ढूंढे हैं उनमें उपयोगिता अनुसार क्या करना, उन पर विचार करना कि कौन सा विकल्प ज़्यादा सही है, और उनमें सबसे ज़्यादा जो सही है तो संभावित हल का चयन और उपयुक्त विकल्प, मतलब सबसे अच्छा विकल्प उनमें से चुन लेना, और फिर उस जो विकल्प को चुना है उस पर अब आपको काम भी तो करना है, तो उत्तरदायित्व को स्वीकारना और परिणाम को स्वीकारना। मतलब समझने के लिए कोई समस्या थी, ठीक है, अब आपको समस्या का हल ढूंढना है, तो आपको उसके लिए हल ढूंढने के लिए कुछ साधन ढूंढने होंगे, तो साधन में आपको सबसे ज़्यादा जो उपयोगी लगे उन पर सब पे विचार कर लो। भाई मान लो 5 चीज़ें हैं आप पास, पाँच चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप अपनी समस्या का हल ढूंढ सकते हो, ठीक है, तो उन पर विचार कर लिया, तो लेकिन उनमें विचार कर लिया, आप पाँचों तो लागू नहीं कर सकते, उनमें जो बेस्ट विकल्प है, मान लो आपने टीजीटी पीजीटी को तैयारी करनी थी, तो 3-4 कोचिंग देखी आपने बहुत अच्छे, तो क्या आप तीनों चारों का कोर्स ले लोगे? नहीं, उनमें से आप बेस्ट चुनोगे, भाई सबसे अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है मैं वहाँ से लूँगा, ठीक है, तो आपने उसमें से एक चयन कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसमें उपयुक्त विकल्प चुन लिया, मतलब यहाँ से हमें कोर्स लेना है। अब आपका उत्तरदायित्व रहेगा, आपने मतलब आपको स्वीकारना है, उसी में आपको अपना परिणाम देना है, ठीक है ना। जो भी परिणाम होगा वो नोट्स जो भी उन्होंने दिए, जो आपने पढ़ाई की, उससे अगर आप पास हो गए तो आपको वो भी स्वीकारना है, और अगर आप फेल हो गए आपको वो भी स्वीकारना है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। आयोजन के विभिन्न आयाम, ये आयाम है और वो चरण थे, अभी जो हमने पढ़े वो चरण थे, ये आयाम है। किसने दिए हैं पूछे जाए तो ली ब्रेटन ने दिए हैं। तो आयोजन के विभिन्न आयाम किसने दिए हैं? ली ब्रेटन ने। प्रश्न बनता है आपसे, ये कोड में पूछा जाता है नेट में ज़्यादातर, लेकिन हो सकता है वन लाइनर में कैसे भी करके यूपी टीजीटी पीजीटी में भी पूछ लिया जाए। तो आयोजन के विभिन्न आयाम किसने दिए हैं? ली ब्रेटन ने दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा जटिलता, दूसरा बताया है आयताकार, मतलब आयोजन है बहुत ज़्यादा जटिल भी नहीं होना चाहिए, अपना सोच समझ के होना चाहिए, उसका एक आकार होना चाहिए, और किसी ना किसी महत्व, मतलब इम्पोर्टेंस उसकी होनी चाहिए, जो भी आपने प्लान किया बिल्कुल महत्व लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंस लेस नहीं होना चाहिए। व्यापकता होना, मतलब व्यापक होना चाहिए जो भी हो, सारी आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। समय का सही सदुपयोग होना चाहिए। विशिष्टता होनी चाहिए, उसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए, और अपने आप में वो पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, और लोचमयता होना चाहिए कि अगर कोई समस्या आती है तो उसको, जैसे हम लोग रोज़ टारगेट फिक्स करते हैं, आज हमें इतना पढ़ना है, लेकिन किसी वजह से किसी दिन पूरा नहीं हो पाता है, तो हम दूसरे दिन कोशिश करते हैं कि उस टारगेट को भी पूरा कर लिया जाए। तो इस दूसरे दिन अगर हमें वो टारगेट पूरा करना है तो ऐसा रखना है अपना टारगेट कि थोड़ा बहुत समय हमें बचा के भी रखना है। नहीं तो हमने ऐसा पहले से ही टारगेट फिक्स कर लिया है कि 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 24 घंटे ऐसे ही निकल गए, तो हम कैसे जो हमारा आज का रह गया कल पूरा कर पाएंगे। इसीलिए जो भी कहते हैं टारगेट भी इतना नहीं बनाना चाहिए कि आप थक जाओ 2 ही दिन में। ऐसा टारगेट होना चाहिए कि जो आप रोज़ फॉलो कर सको, और अगर किसी दिन आपका रह जाए तो आप दूसरे दिन उसको भी कर सको, ठीक है, और उसका विस्तार करना, ठीक है, अच्छे से उसका विस्तार करना। तो ये आयोजन के विभिन्न आयाम है, बस आपको सीधे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको ये याद रखनी है बस इतना। ओके, अब हम बात करते हैं आयोजन के तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है आयोजन के तत्व कौन कौन से हैं। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्या किया जाना है, मतलब क्या आयोजन करना है आपको, कौन से साधनों की इसमें आवश्यकता है, ऐसे आपके मन में प्रश्न आने चाहिए जब भी आप कोई प्लान करो। इसे किस प्रकार किया जाता है, मतलब किया जा सकता है, कोई भी काम है, ठीक है, किसके द्वारा ये किया जाएगा ये भी पता होना चाहिए, और इसे कब किया जाना है ये भी पता होना चाहिए। तो ये 5 तत्व तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या किया जाना है, कौन से साधनों की आवश्यकता होगी, इसे किस प्रकार किया जाता है, किसके द्वारा ये किया जाएगा, इसे कब किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको मैंने शॉर्ट नोट में लेकर आई हूँ, बस आपको आयोजन के तत्व पूछे जाएँ तो आपको ये पता होने चाहिए। ओके, आपसे पूछा जाए आयाम किसने दिए हैं तो ली ब्रेटन ने दिए, ध्यान रखिए, मतलब ये पता होना चाहिए। पूछा जाए आयोजन के 5 चरण किसने बताए तो ग्रॉस एवं कैंडल ने बताए हैं। तो ये आपके प्रश्न है मुख्यतः। ओके, अब बात आती है 5 विधियाँ। ग्रॉस एवं कैंडल ने इसकी 5 विधियाँ भी बताई हैं, तो विधि की बात कर लेते हैं। यहाँ पर विधि क्या है? आयोजन की आवश्यकता के बारे में जानकारी रखना, संपूर्ण स्थिति का आकलन करना, साधनों की खोज करना, सामान्य आयोजन का चुनाव करना, और प्रविधि का विशिष्टीकरण। प्रविधि के विशिष्टीकरण में टास्कर ने एक अपनी डेफिनेशन दी है कि कोई भी आप प्रबंध कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले मस्तिष्क मंथन कर लेना जरूरी है, ठीक है। तो मस्तिष्क मंथन किसमें की जो परिभाषा है, माइंड मैपिंग की परिभाषा किसने दी है? टॉस्कर ने दी है। किसमें दी है? प्रविधि के विशिष्टीकरण में दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि ग्रॉस एवं कैंडल ने 5 विधियाँ बताई हैं जो कि ये लिखी हुई हैं, आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। यहाँ पर प्रश्न यही बनेंगे आपको, चाहे 3 ऑप्शन सेम दे दिया और एक उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन दे दिया जाएगा, या फिर आप
कोड दे दिया जाएगा, आपको पहचानने होंगे कि कौन कौन से क्रॉस एब्राम कैंडल ने विधियाँ बताई हैं, तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। लुईस ए एलन ने क्या क्या बताई हैं, 7 विधियाँ बताई हैं। तो सबसे पहले तो यही चीज़ याद रखिएगा कि किसने कितनी विधियाँ बताई हैं, क्योंकि यही प्रश्न टीजीटी पीजीटी में ज़्यादातर यही प्रश्न बनेंगे। लुईस ए, ये सारी चीज़ें नेट में पूछी जाती हैं। ओके, तो लुईस ए एलन ने आयोजन की 7 विधियाँ बताई हैं कि कौन कौन से, एक तो भविष्यवाणी करना, उद्देश्यों का विकास करना, कार्यक्रम बनाना, समय अनुसूची तैयार करना, बजट बनाना, प्रक्रिया विकसित करना और नीति का विकास करना। कल हमने जो क्लास की थी लाइव, उसमें हमने ये सारी डिटेल में पढ़ाई है, समझाई है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो आप कल वाली वीडियो देख लीजिए। अब इसमें क्योंकि कल मैं पढ़ा चुकी हूँ तो मेरा थोड़ा क्लास भी लंबी हो गई, अब थोड़ा इस पर ज़्यादा काम करने का मेरा मन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आयोजन अभी कितना रह गया? ओके, तो आज आयोजन ही आपका हो पाएगा, इसको हम कंप्लीट ही कर लेते हैं। कल हम नियंत्रण और मूल्यांकन और संगठन पढ़ लेंगे। आयोजन का महत्व क्या है भाई? अनिश्चितता को दूर करना नंबर 1, मितव्ययिता के लिए अभी इसको भी डिटेल करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। 4 है, मतलब उद्देश्यों पर बल केंद्रित करने के लिए और नियंत्रण हेतु। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आयोजन के कितने महत्व हैं, तो मुख्यतः 4 महत्व हैं। कौन कौन से अभी हमने जो बात की। तो अनिश्चितता को दूर करने का मतलब यहाँ पर क्या है? अनिश्चितता को दूर करने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी आप प्लानिंग करो, ठीक है, तो सबसे उत्तम विधि को खोजो जिससे आपको ये आप निश्चित हो जाओ कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। मतलब कोचिंग आपने ढूंढी तो एक ऐसी कोचिंग ढूंढी कि आप बिल्कुल श्योर हो कि भाई अगर मैंने इनका दिया हुआ अच्छे से पढ़ लिया तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। तो ऐसी विधि की खोज करना, अनिश्चितता दूर करना कि मतलब एक ऐसी विधि खोजना जो बिल्कुल ही उत्तम विधि हो, सबसे अच्छी हो। और यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर ये शब्द भी आएंगे कि भाई मालूम होना कि कब करना है काम, मतलब आयोजन हमें कब करना है और कैसे करना है और क्या करना है। तो कब, कैसे, क्या शब्द आपसे पूछा जाता है आयोजन में, तो ध्यान रखिएगा। अनिश्चितता को दूर करने के लिए आयोजन करना है तो सबसे उत्तम विधि की खोज करो। और ये ध्यान रखो कि हमें कोई भी काम कब करना है, कैसे करना है और क्या काम करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं मितव्ययिता के लिए। तो मितव्ययिता के लिए यहाँ पर यही है कि हमारा जो बजट भी हमने अगर बनाया है तो ऐसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। जैसे कि मान लो हमारा भले ही कहीं घूमने फिरने का प्लान था, लेकिन इतना पक्का भी नहीं होना चाहिए घूमना फिरने का प्लान कि घर में कोई समस्या आ गई तो आप जिद पे अड़ो नहीं हमें तो घूमने जाना है। नहीं, उस समय आप उस व्यय पर अपना प्रतिबंध लगाओगे और जो समस्या आई है उस पर वो पैसा खर्च करोगे। तो ये होती है आपकी मितव्ययिता। ठीक है, यहाँ पर तीसरे पॉइंट की बात करें, उद्देश्यों पर बल केंद्रित, यहाँ पर बल होगा। ठीक है, बल केंद्रित करने के लिए मतलब जो भी, जैसे आपके पास क्या था, बल केंद्रित करने का मतलब कोई भी आकस्मिक समस्या आ गई, ठीक है, तो पहले उसका हल ढूंढना। ठीक है, आकस्मिक समस्या का हल ढूंढना इंपॉर्टेंट है। चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, पहले आकस्मिक समस्या, भले ही हम तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं पर हमारे यहाँ भी समस्या आ गई, हमारी बेटी बीमार हो गई तो हम 2 दिन सब भूल गए, 3 दिन। ठीक है, और हमें डर भी लगने लगा था कि तैयारी कैसे होगी, क्योंकि बच्चे का ठंड में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना। ठीक है, भविष्य में हमारी क्या योजना उस पर ध्यान देना और समय समय पर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संशोधन करना इसमें जरूरी होता है। तो उद्देश्यों पर बल केंद्रित करने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं, आकस्मिक व्यय पर ध्यान देना, भविष्य की योजनाओं पर बल देना और तीसरा है समय समय पर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संशोधन करना भी जरूरी। ये नहीं है जो प्लान कर लिया वो चाहे अब कुछ हो जाए आप उसे छोड़ोगे नहीं। समस्या अगर कोई आई है तो सबसे पहले फैमिली, उसके बाद सब कुछ। नियंत्रण है तो जो आपने अगर कोई नियंत्रण नहीं किया तो आपकी योजना कभी सफल नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं अगर आयोजनापूर्ण जीवन, आयोजना मतलब आपकी योजना जो नहीं है कोई भी जिंदगी में, तो आपका जीवन जो है कभी भी सफल नहीं है। तो आयोजनापूर्ण जीवन हमेशा क्या कहा जाता है, बंधनपूर्ण होता है। बंधनपूर्ण, अगर आपने प्लानिंग कर रखा है तो आप बंधन में रहोगे तो आपकी चीज़ें सब चीज़ सही से समय समय पर होती रहेंगी। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये ब्लैंक पेज लाई थी, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी मुझे, बाद में कुछ की पॉइंट थे मेरे पास जो कि अब मैं कल करूँगी क्योंकि क्लास लंबी हो गई है और मुझे अभी बहुत सारे काम है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना काम आप करते हुए जाएंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते फिर से कहूँगी ये काम जरूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।